हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सेकंड लेक्चर है। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का डिस्कशन किया था और वो आपके अल्टरनेटिंग करंट की प्लेलिस्ट के लास्ट में है, उसको वहाँ से आप चेक करें। तो उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है स्पेस के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दोनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। एक्चुअली में जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है यानी कि वो एक्सीलरेट होता है तो ऐसी कंडीशन में स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, ईएम वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जिस डायरेक्शन में ईएम वेव्स प्रोपोगेट करती हैं उसके 90 डिग्री के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तीनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है, अगर आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एक्स डायरेक्शन को जा रही हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने वाई डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेट कर रहा है वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। ये आपका इलेक्ट्रिक ब्लैक कलर से जो हमने बना रखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है वाइब्रेशन, और ये जो जेड डायरेक्शन में ये ऐसे बना रखा है डॉटेड कलर से, ब्लू कलर से, तो ये रेड से इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड दिखाए गए हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है। देखिए ये जो हमने खींचा है ये एनवलप है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का और ये एनवलप है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का। तीनों हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन वेव प्रोपोगेशन का। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को वाई डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको मालूम है कि मैकेनिक्स में वेव इक्वेशन आपने पढ़ी है, तो वही वेव इक्वेशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। तो ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, के यहाँ पर 2 पाई वाई लेमडा है, वेव नंबर है, और बी अगर ये वाई डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक। और इसकी इक्वेशन बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगी। ओमेगा आपका 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू होता है, ठीक। इसकी इक्वेशन में न्यूमेरिकल में ध्यान रखें कि ये तीनों आपस में 90 डिग्री पर होंगे। अगर ये एक्स में है तो वाई और जेड में ये होंगे, अगर ये डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में है तो एक्स और जेड में होंगे, ठीक। 90 डिग्री का ध्यान रखें। अगर आप इसका डेरिवेशन यहाँ पर करते हैं तो जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम में, इसका मैग्नेटिज्म में आप डेरिवेशन कर चुके हैं बायो सेवर्ट लॉ में। तो लाइट वैक्यूम में आपको मालूम है कि जो वेलोसिटी है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सभी लाइट वेलोसिटी से प्रोपोगेट होती हैं, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। म्यू नॉट आपका जो है वो परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये इनकी वैल्यू है। अगर वेलोसिटी किसी और मीडियम में है तो वी को हम 1/म्यू और एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। म्यू जो है वो परमिएबिलिटी उस मीडियम की होगी और एप्सिलॉन परमिटिविटी है उस मीडियम की। आपको मालूम होना चाहिए कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर है। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी है और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। अगर हम म्यू और एप्सिलॉन की दोनों वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें तो ये आपको मालूम है, यहाँ से 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को सी से लिख दें तो ये फार्मूला बन गया आपका वी इज इक्वल टू सी रूट म्यू आर और एप्सिलॉन आर, ठीक। ये सब, ये दोनों रिलेटिव हैं, ध्यान रहे। एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है और म्यू आर की वैल्यू जो है वो जनरली आपको हो सकता कहीं ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाए कि म्यू आर की वैल्यू नियरली 1 के आसपास होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है तो आप रूट लेकर उसको डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर गिवन नहीं है तो, ठीक। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएम वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन निकालेंगे। ये इक्वेशन हमने वहाँ पर नोट कर रखी है आपको। के 2 पाई बाई लेमडा है, ओमेगा 2 पाई बाई न्यू है, दोनों डिवाइड कर दें तो ओमेगा बाई के इज इक्वल टू न्यू लेमडा हो गया जो कि सी के इक्वल होगा, या मीडियम हो तो वी के इक्वल होगा। ओमेगा अपान के इज इक्वल टू सी, सी यहाँ पर लाइट वेलोसिटी है, ठीक। किसी डेरिवेशन को करने के लिए इसको डिफरेंशिएट किया है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें। डेल ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो टी कांस्टेंट होगा, जब विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो एक्स कांस्टेंट होगा। तो डेल ई वाई अपान डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्टिव करें, माइनस के बाहर आएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को टी के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट करें तो ये जो हमने मैकेनिकल वेव्स में पढ़ा है, अगर कोई इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट करती है तो उनमें ये रिलेशन होना चाहिए।
डेल ई वाई अपान डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपान डेल टी। चूँकि ये वाई और जेड में है इसलिए यहाँ पर वाई और जेड लिख लें। अगर हम दोनों वैल्यू पुटअप करते हैं, डिवाइड करें, तो ई नाट अपान पी नाट ओमेगा वाई के इक्वल आएगा। ओमेगा वाई के आपका सी के इक्वल है। ठीक, इसका मतलब है कि ई नाट इज इक्वल टू सी बी नाट होगा। एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वेक्टर दोनों सेम फेज में होते हैं। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि हम जनरल में इसको E इज इक्वल टू बी इंटू सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हमने लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज, इन फेज में होते हैं। और डायरेक्शन जो वेव प्रोपोगेशन का होता है तो हमेशा E क्रॉस B अगर निकाल लें तो उसके पैरेलल होगा। क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालना मालूम है राइट हैंड रूल से। आप E क्रॉस B निकालें तो उसके पैरेलल हमेशा E क्रॉस B का जो डायरेक्शन आएगा उसी के पैरेलल वेव जो है वो प्रोपोगेट करेगी। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल में आप जरा एनर्जी डेंसिटी देखें। एनर्जी डेंसिटी जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक, ईएम वेव्स में एनर्जी डेंसिटी, चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं इसलिए एनर्जी डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू और मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू दोनों की वजह से होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। यहाँ आरएमएस डालें, इसी तरह से बी आरएमएस का होल स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट। ठीक, अब यहाँ पर ई आरएमएस की वैल्यू अगर पुटअप करें तो ई नाट बाई रूट 2 होगी। यहाँ पर बी आरएमएस की बी नाट बाई रूट 2 होगी। तो एनर्जी, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी आ गई। एनर्जी डेंसिटी का ये फार्मूला बन गया। ठीक, ये एवरेज में है। और ये जो आपने फार्मूला डाला है यहाँ पर ध्यान दें, जो मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू एनर्जी डेंसिटी है बी आरएमएस का होल स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट। अगर हम इसकी जगह बी आरएमएस की जगह मालूम है ई आरएमएस अपान सी डाल दें, क्योंकि ये इनका रिलेशन है, तो ये आपकी जो है फार्मूला, और सी स्क्वायर की जगह 1 अपान रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डाल दें तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस के होल स्क्वायर के इक्वल आता है। यानी कि एनर्जी जो है वो इक्वली डिवाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, तो अगर टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी को हम लिख सकते हैं या तो ट्वाइस यू ई या ट्वाइस यू बी। ठीक, तो इसको आप 2 टाइम्स कर दें यहाँ पर, तो ये 1/2 का ये 2 कैंसिल होके एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का होल स्क्वायर या बी आरएमएस का होल स्क्वायर अपान म्यू नॉट हो जाएगा। यही अगर पीक वैल्यू के टर्म्स में इसको डबल कर दें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा, या इसका आप डबल कर दें। ठीक, तो ये ध्यान रखना टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी टोटल है। इंटेंसिटी ईएम वेव्स में, ईएम वेव्स जब प्रोपोगेट होती हैं तो उसमें क्योंकि एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है तो इंटेंसिटी जो है उसका जनरल फार्मूला वेव्स के लिए होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, अब आपने एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आपको मालूम है। ठीक, एनर्जी डेंसिटी में अगर हम, एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल एनर्जी निकल आएगी जो कि यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो ये सी लाइट वेलोसिटी है, ये लेंथ अपॉन टाइम होगा, टाइम कैंसिल हो गया, लेंथ में एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, यू एवरेज यहाँ पर हमने दे दिया, ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। यहाँ पर ये वैल्यू आप इसमें पुटअप करें, एरिया को कैंसिल करें और डेल्टा टी को यहाँ पर कैंसिल करें तो आपका ये फार्मूला यू एवरेज इंटू सी आ जाएगा। अब यू एवरेज की वैल्यू डाल सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर, जो कि आप यहाँ से निकाल चुके हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है। या आप इसको जो है वो आरएमएस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई आरएमएस ई नॉट बाई रूट 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा। या बी नॉट का होल स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट इंटू सी, या बी आरएमएस का होल स्क्वायर अपान म्यू नॉट इंटू सी के टर्म्स में लिख सकते हैं। इंटेंसिटी एनर्जी, ध्यान रखना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, और एनर्जी जो डेंसिटी है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। हाँ, अब आप लोग इसमें ईएम वेव्स में 2-3 टर्म को और समझने की कोशिश करें। इसमें एक पॉइंटिंग वेक्टर होता है, इसका मतलब है नॉर्मल एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि जो वेव प्रोपोगेट हो रही है उसके नॉर्मल कितनी एनर्जी जो है वो फ्लो हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक, इंटेंसिटी का जो फार्मूला है, आपको इंटेंसिटी भी मालूम है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, इसमें केवल नॉर्मल एनर्जी है। तो इंटेंसिटी जो है वो 1 अपान म्यू नॉट बी आरएमएस का होल स्क्वायर इंटू सी होती है। बी आरएमएस इंटू सी, इसकी जगह हमने ई आरएमएस लिख दिया
तो हम इंटेंसिटी को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपने इसके पहले फार्मूले लिखे हैं। पॉइंटिंग वेक्टर इसी में क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करके दिखाया जाता है, यानी कि ERMS क्रॉस प्रोडक्ट BRMS अपॉन म्यू नॉट। तो ये वेक्टर जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। अब लिनियर मोमेंटम जो है वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं U/c से, एनर्जी अपॉन लाइट वेलोसिटी से। जो एनर्जी है वो आपको मालूम है उसकी यूनिट जूल होती है, जूल यानी न्यूटन इंटू मीटर, और ये होगा मीटर पर सेकंड। तो ये कैंसिल होकर न्यूटन सेकंड आ गया। इसका मतलब ये आपका मोमेंटम का फार्मूला यूनिट और डायमेंशन से वेरीफाई है। आप यहाँ लिनियर मोमेंटम एनर्जी अपॉन c है U/c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अगर किसी सरफेस पर EM वेव्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो वो मोमेंटम जो डिलीवर करेगा सरफेस पर वो U/c होगा। आपने जैसा कि मैकेनिक्स में पढ़ा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में 0 हो गया, और अगर रिफ्लेक्टेड हो रही है टोटल तो उस समय जो डिलीवर करेगा वो ट्वाइस U/c होगा। तो न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखना कि चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम डिलीवर टू द सरफेस पूछें तो इसका यूज करें। नेक्स्ट फार्मूला रेडिएशन प्रेशर का है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक। फोर्स जो है वो आपका मोमेंटम पर सेकंड होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्मॉल p से लिखा है, मोमेंटम अपॉन टाइम इनटू एरिया, ठीक। और मोमेंटम आपको मालूम एनर्जी अपॉन c है, यहाँ एनर्जी अपॉन c लिख दिया। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये इंटेंसिटी होती है। इसका मतलब रेडिएशन प्रेशर का फार्मूला I/c है, जहाँ पर I जो है वो आपकी इंटेंसिटी है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, रेडिएशन प्रेशर I/c, ठीक। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट ड्राइव करेंगे कि जो EM वेव्स होती हैं उनका नेचर जो है वो ट्रांसवर्स नेचर है। वैसे बोर्ड के सिलेबस में दे रखा है कि प्रूव करने को, लेकिन आया नहीं कभी है। तो यहाँ पर ये कंट्राडिक्ट वो लेकर चलते हैं, ये मान कर चलते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेसिव वेव है, EM वेव्स हैं, उनको हमने प्लेन मान लिया, प्लेन EM वेव्स, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन को जा रही हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी उसी डायरेक्शन को है, ठीक। तो इसके लिए ये एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड चूज किया यहाँ पर, और इसमें ओरिजिन लगाया, x और y और z एक्सिस लगाएं। ध्यान से समझे थ्योरी को। कंसीडर ए प्लेन, हमने प्लेन में अंडरलाइन किया, ध्यान रखना। प्लेन EM वेव्स इज ट्रेवलिंग इन x डायरेक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी x डायरेक्शन को जा रहे हैं। इसका मतलब है जब x डायरेक्शन को वेव जा रही है तो वेव फ्रंट होगा y और z प्लेन में, तो वेव फ्रंट इज इन YZ प्लेन होगा। ABCD जो इसका यहाँ पर ये पोर्शन है, इस पर मान लिया एट एनी टाइम t, इसके राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 0 है, इसके लेफ्ट में है। ABCD इज ए पोर्शन ऑफ इट है एट टाइम t, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 टू द राइट ऑफ दिस, बट इसके लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और का वेक्टर होगा या मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होगा वो x और t पर डिपेंड करेगा, क्योंकि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ली है तो y और z पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। यानी मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। हाँ, ये जो हमने रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड चूज किया है, इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसमें नेट फ्लक्स 0 होगा। इसलिए गॉस लॉ का यूज किया है, E.ds = 0, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो हमारा x डायरेक्शन को प्रोपोगेट कर रहा है। इसका मतलब है कि जो y और z के वो हैं प्लेन हैं, उनमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसलिए जो हमने फ्लक्स को इसे ब्रेक किया है वो 6 पार्ट हैं, इसके 6 फेस हैं। इसमें 2-2 के पेयर बनाए हैं। एक पेयर तो ये लिया ABCD वाला और ये बैक वाला, ये इसके नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, ऐसा एज्यूम किया है, ठीक। तो यहाँ पर जो है वो इसको ये 0 नहीं होगा। इसके अलावा इसके ऊपर और नीचे ये 2 फेस लिए हैं, एक BGFC और ये नीचे वाला फेस OADE, ठीक। इनमें मिलाकर नेट फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इन सरफेस के पैरेलल है, ठीक। तो इसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसके, या ऐसे समझ लें कि ये पैरेलल है तो इनके नॉर्मल मिलाकर कोई यहाँ कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन y और z, फ्लक्स कमिंग फ्रॉम नॉर्मल टू YZ कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से ये वाले फेस कैंसिल हैं और फ्रंट के और बैक वाला फेस ये भी कैंसिल कर दिया। अब केवल 2 फेस बचते हैं, एक ABCD बचता है और आपका OEF और CG फेस बचता है, ठीक। ये वाले दोनों फेस।
अब इनमें ये एज्यूम कर लिया कि एक तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो EX है और यहाँ पर EX डैश है, क्योंकि नेट फ्लक्स 0 है, एरिया इसका हमने यस एज्यूम कर दिया, एक में इनकमिंग है एक में आउटगोइंग फ्लक्स है, तो इसलिए आपको मालूम होगा कि जो हमारा इनकमिंग फ्लक्स है इसमें वो नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ EX डैश ले लिया, इस पर EX ले लिया। अब ये चीज़ 0 यस तो कैंसिल हो जाएगा, ये कब 0 हो सकती है, इधर EX और EX डैश इक्वल हो। अगर EX और EX डैश इक्वल हो गए तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दोनों फेस पर इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि फील्ड स्टैटिक हो गया, वो वेरी नहीं कर रहा है, ठीक। और स्टैटिक फील्ड जो है वो EM वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता है या प्रोपोगेट नहीं कर सकता है, क्योंकि EM वेव्स में जो है वो जब प्रोपोगेट होती हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो तो मैग्नेटिक फील्ड का भी वेरिएशन हो, ठीक। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि EX और EX डैश दोनों ही 0 हो। अगर दोनों ही 0 होंगे तो इसका मतलब कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का X डायरेक्शन को नहीं है, ठीक। इसका मतलब अगर X डायरेक्शन को नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड Y डायरेक्शन या Z डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन होगा। यही चीज़ हम मैग्नेटिक फील्ड को लेकर भी ड्राइव कर सकते हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों जिधर वेव प्रोपोगेट करती है उसके ठीक 90 डिग्री पर होते हैं। इसका मतलब EM वेव्स आर जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर है, ठीक। इसको इसी तरह से हम प्रूव कर देते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को मानकर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन को है और कंट्राडिक्ट्स बनाकर कि ये दोनों जो पोजीशन है आपकी EX और EX डैश 0 नहीं हो सकते, स्टैटिक नहीं हो सकते। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 90 पर होगा। तो इस तरह से आप इसको बोर्ड के लिए भी तैयार कर लें। हाँ, नेक्स्ट इसमें हम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो मैक्सवेल ने इक्वेशन दी थी वो आपका थ्योरेटिकल फार्मूले हैं और उनसे ये शो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज एक्सीलरेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं और स्पेस के अंदर EM वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। हर्ट्ज ने इसको लेबोरेटरी में प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया। तो आप उनका एक्सपेरिमेंट को देखें। यहाँ पर ये दो स्क्वायर मेटल प्लेट हैं, कॉपर या जिंक की ऊपर नीचे। इसमें एक थिक कॉपर वायर लगा दिया, ये वाला और ये वाला। इससे यहाँ पर S1 और S2 दो हाईली पॉलिश्ड मेटेलिक स्फीयर लगा दिए यहाँ पर, ठीक। और इनका कनेक्शन जो है वो 2 इंडक्शन कॉइल से किया जो कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स का इनके बीच में प्रोड्यूस करता है। ये दोनों प्लेटें एक तरह से कैपेसिटर का काम करती हैं और वायर इंडक्टर का काम करता है। इनके बीच में जब ये हाई वोल्टेज जनरेट होता है तो जो एयर होती है वो आयनाइज्ड हो जाती है और एयर आयनाइज्ड होकर इसमें डिस्चार्ज होता है। उसकी वजह से जो चार्ज ऑसिलेट हो रहा है EM वेव्स यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं। इसके सामने डिटेक्टर रखा जाता है। डिटेक्टर बिल्कुल इसके जो C और D ये स्फीयर हैं ये इसके पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि वेव्स इस डायरेक्शन में जनरेट हो गई है। ये देखा जाता है कि यहाँ पर C और D पे डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है कि EM वेव्स यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं और वो यहाँ पर डिस्चार्ज क्रिएट करती हैं। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यहाँ पर भी जो है वो हाई वोल्टेज जनरेट हो जाता है, ठीक। तो ये प्रैक्टिकल इनका डिमॉन्स्ट्रेशन था। यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने नोट किए हैं, कुछ हम बोल रहे हैं। एयर बिटवीन स्फीयर आयनाइज्ड एंड प्रोवाइड्स ए पाथ ऑफ डिस्चार्ज। इनके बीच में डिस्चार्ज होता है। प्लेट्स जो होती हैं ऊपर नीचे की एक्ट्स एज ए स्मॉल कैपेसिटर एंड वायर एज ए स्मॉल इंडक्टर। ये वायर इंडक्टर की तरह काम करता है, ये कैपेसिटर की तरह। इसकी वजह से जो ऑसिलेशन होता है चार्ज का वो इस फ्रिक्वेंसी से प्रोड्यूस होता है 1/2π√LC। फ्रिक्वेंसी जो एयर में यहाँ पर आती है जो वेव्स की वो लगभग 5 × 10⁷ हर्ट्ज है, जिससे वेवलेंथ लगभग 6 मीटर आती है। C यहाँ लाइट वेलोसिटी रखी जाएगी। EM वेव्स जो हैं वो जो प्रोड्यूस होती हैं वो रिफ्लेक्टेड हो सकती हैं, रिफ्रैक्टेड हो सकती हैं और इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन यहाँ पर शो करती हैं। इसके बाद हम कुछ लाइन आपको बोल रहे हैं इसी से रिलेटेड, वो आप समझने की कोशिश करें। द डिटेक्टर आर रिसीवर जो कि फिगर में दिया है इन द फॉर्म ऑफ एनक्लोज्ड मेटेलिक रिंग है। यहाँ पर ये रिंग बनी हुई है, ये डिटेक्टर, ठीक। हैविंग स्मॉल मेटेलिक स्फीयर C एंड D डायग्राम में बने हुए हैं, C और D विद स्मॉल गैप या सम गैप। इट इज हेल्ड इन पोजीशन सच दैट 2 गैप्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि एक गैप ये वाला
S1 S2 का और एक गैप ये दोनों गैप आपस में पैरेलल होंगे, ठीक, पैरेलल टू ईच अदर, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटिंग करंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग. The oscillating magnetic field linked with the ring produces large induced EMF, which causes tiny spark to appear at the sphere C and D. यहाँ पर spark प्रोड्यूस होता है C और D के बीच में. Since the resistance of the ring is very small, hence EM waves are detected or received. ठीक, इसके अलावा हर्ट्ज डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट EM वेव्स कैन बी रिफ्लेक्टेड, जो कि हमने नोट भी कर दिया है, रिफ्लेक्टेड एंड सो द फिनोमेना ऑफ इंटरफ्रेंस एंड पोलराइजेशन. ये एस्टेब्लिश करता है कि EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये. इन हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर इज पैरेलल टू द टू गैप. अगर इसको हम स्पेस में ट्रांसमिट करना चाहें तो इसमें अगर एंटीना को अटैच कर दें यहाँ पर, तो ये स्पेस में ट्रांसमिटेड हो जाती हैं. दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव्स. ये वेव प्रोपोगेट हो रही हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होता है, तभी इनमें स्पार्क यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है C और D के बीच में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर है. ठीक, दिस एस्टेब्लिश दैट EM वेव्स आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर. द हर्ट्ज ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम स्पार्क आर प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द गैप व्हेन द गैप बिटवीन CD इज पैरेलल टू द S1 एंड S2. अगर ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पार्क प्रोड्यूस होता है. अगर ये 90 डिग्री पर कर दें तो यहाँ पर जो स्पार्क है आपका वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है. If these two gaps are perpendicular to each other, no spark are observed across the gap between C and D, hence no EM waves are detected. This shows that EM waves जो है वो can be polarized. इसके अलावा आपके यहाँ सिलेबस में EM waves की जो प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक हैं वो आपको हमने अब तक जो थ्योरी पढ़ाई है उसमें बता दिया है, फिर भी हम एक बार रिपीट कर रहे हैं. EM waves are produced by accelerated or oscillating charge. First point. Second, these waves don't require any material medium for propagation. Third point, these waves travel in the space 3 into 10 raised to power 8 meter per second, यानी स्पीड ऑफ लाइट, और ये स्पीड आपको फार्मूला दिया गया है 1/√μ0 In EM waves, the sinusoidal variation इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अकर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर में साइनोसोडियल वेरिएशन होता है. एज ए रिजल्ट दे अटेन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम. एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, एक साथ जीरो होता है. इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान रखना कि ये EM वेव्स में जो ऑसिलेटेड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो फेज में है, और E0/B0 की वैल्यू लाइट वेलोसिटी C के इक्वल है. द क्रॉस प्रोडक्ट E क्रॉस B always tells the direction in which the wave travels. The direction of variation of electric and magnetic field vectors are perpendicular to each other as well as the perpendicular to the direction of waves. तीनों आपस में 90 डिग्री पर. EM waves are transverse in nature. आपको प्रूव करके भी दिखा दिया है. नेक्स्ट पॉइंट में velocity of EM waves depends entirely on the electric and magnetic property of the medium in which these wave travels and is independent of the amplitude of the field vectors. Next point, velocity of EM waves in dielectric is less than other medium में velocity light velocity से कम होगी. EM waves carry energy which are divided equally electric and magnetic field. एनर्जी कैरी करती हैं, इक्वली डिवाइड होती हैं. एनर्जी डेंसिटी के फार्मूले आपको मालूम है. इलेक्ट्रिक फील्ड में ½ E², मैग्नेटिक फील्ड में B²/2μ0. ठीक, और इसके अलावा एनर्जी डेंसिटी के अलावा आपको हमने इनके जो इंटेंसिटी का फार्मूला, पॉइंटिंग वेक्टर, मोमेंटम, और ये भी आपको नोट करा दिए हैं. ठीक, इंटेंसिटी भी ध्यान रखना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो EM वेव्स के सभी प्रॉपर्टी जो हैं वो ध्यान में रखना. दूसरी यहाँ पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए, इसलिए EM वेव्स में, इसलिए इसको हम लाइट वेक्टर भी कहते हैं. ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हैव अनचार्ज्ड हैं ये वेव्स जो होती हैं. ठीक, आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये उससे डिफ्लेक्टेड नहीं होती हैं.
ठीक। तो ये सभी प्रॉपर्टी ध्यान रखें। इसके बाद इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और इसके अलावा आप अपनी बुक से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको लर्न करें, उसकी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी में एक लर्न करके दूसरे को कन्वर्ट कर लें, उनका प्रोडक्शन, उनका डिटेक्शन, ये सभी आपको लर्न करने हैं। यानी कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज, ठीक, और गामा रेज, इनकी सभी प्रॉपर्टी आप ध्यान रखें। हाँ, इसमें ज़रा आप न्यूमेरिकल चेक करें। इसके बाद देखिए ये सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर है, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो चार्जिंग करंट है वो 0.15 एम्पियर है, यानी ये कंडक्शन करंट है। तो पहले तो इसमें कैपेसिटी निकाली है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एरिया इसका सर्कुलर प्लेट है, इसलिए पाई आर स्क्वायर का यूज़ करें। कैपेसिटी आपकी 8 पिको फैराडे आ रही है। अब इसमें रेट आप चेंज ऑफ पोटेंशियल निकाला है प्लेट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dB बाई dt। तो dB बाई dt जो है वो V इक्वल टू Q बाई C होता है। C को बाहर करें और dQ बाई dt आपकी कंडक्शन करंट हो गई, जो वैल्यू आपकी गिवन है यहाँ पर कैपेसिटी की वैल्यू पुटअप करें तो ये dB बाई dt आ गया। इसके बाद इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट निकाली है। वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के हमेशा इक्वल होगी, फिर भी आप इसको लर्न कर लेना। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, फ्लक्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया बाहर करें, ठीक। और जो आपका ई है वो वी बाई डी रखें, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, ठीक। और इसके बाद ये इसकी जगह सी पुटअप कर दें, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की जगह तो सी डी बी बाई डी टी। कैपेसिटी मालूम है, डी बी बाई डी टी मालूम है, इसमें पुटअप करें तो देख लें कंडक्शन करंट 0.15 एम्पियर आ रही है, ठीक। और कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है, ठीक। इसी तरह से ये दो सर्कुलर प्लेट है, इनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, कैपेसिटी 100 पिको फैराडे है। ये एसी सोर्स से लगा दिया, 230 वोल्ट और 300 रेडियन पर सेकंड ओमेगा दिया है। इसमें यहाँ पर पहले XC पूछा है तो 1/ओमेगा C है, दोनों वैल्यू आपको मालूम है। ये XC निकालने ओम में आएगा रिजल्ट। इसके बाद करंट IRMS तो VRMS 230 दी हुई है, XC से डिवाइड करें तो IRMS करंट आ गई। कंडक्शन करंट पूछी है, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के हमेशा इक्वल होगी। C dB बाई dt लगाएं, वोल्टेज की जगह Q बाई C रखा, C कैंसिल हो गया, dQ बाई dt कंडक्शन करंट हो गई। इसका डेरिवेशन बोर्ड के लिए ध्यान रखें। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर से प्लेट के 3 सेंटीमीटर पर पूछा है, यानी अंदर है। तो इसके लिए एम्पियर सर्कुलर लॉ बी डॉट डी एल म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी लगा में। बी डॉट डी एल में डी एल को 2 पाई आर रखें, स्मॉल आर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया इसका पाई आर स्क्वायर यहाँ पर लगाएं, ये डी बाई डी टी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा चार्ज अपान एरिया होगा। ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टोटल यानी कैपिटल आर लगेगा, पाई आर स्क्वायर। और डी क्यू बाई डी टी जो यहाँ पर आ रहा है उसकी जगह पर करंट पुटअप करें, ठीक। अब हमें यहाँ पर अगर पीक वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में, तो पीक वैल्यू के लिए जो करंट दी है वो RMS है, इसलिए उसको I√2 मल्टीप्लाई करके I√2 यहाँ पर कर दें तो आपकी जो है वो पीक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1.626 इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला। तो न्यूमेरिकल के लिए फार्मूले ध्यान रखें अच्छी तरह से। हाँ, इसमें ज़रा आप 2-3 न्यूमेरिकल और चेक करें। देखिए इसमें EM वेव्स जो है वो ट्रेवल कर रहा है किसी मीडियम में, इसकी स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू आर यहाँ पर 1 है, एप्सिलॉन आर का कैलकुलेशन करना है। देखिए जो म्यू आर है वो ध्यान रखना, अगर किसी कभी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप उसको 1 ले लें, वो वैल्यू नियरली 1 रहती है। तो V जो है वो 1/√μ एप्सिलॉन होता है, इसे आप ब्रेक कर दें, म्यू आर एप्सिलॉन आर, म्यू आर और म्यू नॉट, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। इसमें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को इधर करें, ये C के इक्वल होता है, यहाँ पर C पुटअप करें। अगर डायरेक्ट फार्मूला लर्न है तो इसका भी यूज कर सकते हैं, V = C/√μr एप्सिलॉन आर। अब इससे आप एप्सिलॉन आर को निकाल लें जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर C आपको मालूम 3 × 10⁸ है। V यहाँ पर ये गिवन है मीडियम का, म्यू आर की जगह 1 रख दें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2.25 आएगी। और ध्यान रखना ये वैल्यू आंसर में हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके यहाँ बोर्ड में बहुत आते हैं कि EM वेव्स जो है वो उसमें गिवन है E नॉट, यानी कि पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की गिवन है 120 न्यूटन पर कूलम। फ्रिक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज है,
इसमें आपको बी नॉट ओमेगा के लेमडा और एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसके लिए जो है वो पहले ये एक्सप्रेशन के लिए वैसे भी बी नॉट ओमेगा के इनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बी नॉट आपको मालूम ई नॉट बाई सी होता है, ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, न्यू गिवन है, के ओमेगा बाई सी है, ये 1.05 पर मीटर आ गया, लेमडा ये सी अपने आप। ठीक, अब यहाँ पर जो है वो वेव जो है वो प्रोपोगेट, ये एज्यूम कर लें कि एक्स डायरेक्शन को वेव प्रोपोगेट कर रही है। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और को मान लिया वाई में, मैग्नेटिक फील्ड को मान लिया जेड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई नॉट की वैल्यू 120 गिवन है, के और ये आपको ओमेगा मालूम है, यहाँ पर इसमें जे लगा दें क्योंकि इसको हमने वाई डायरेक्शन में एज्यूम किया है। वेव जिधर प्रोपोगेट हो रही है वो एक्स है, ये बीच में माइनस लगा है, इसका मतलब है कि प्लस एक्स डायरेक्शन को प्रोपोगेट हो रही है। बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी में इसमें के लगा दें, जेड डायरेक्शन है, वैल्यू पुटअप कर दें बी नॉट की, के की और ओमेगा की। ठीक, तो ध्यान रखना तीनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक इसी तरह से ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3.1 इंटू न्यूटन पर कूलाम है, कॉस 1.8 वाई है प्लस 5.4 इंटू 10⁴ इंटू टी। नेचुरल है कि इसमें बीच में प्लस साइन आया है, तो ये वेव जो प्रोपोगेट कर रही है ये माइनस वाई डायरेक्शन को होगी जब बीच में प्लस आए। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस के वाई प्लस ओमेगा टी जे, इससे आप इसको कंपेयर कर दें। ठीक, यहाँ पर ये आई है गिवन, तो इससे यहाँ पर कंपेयर करें तो लेमडा आ जाएगा आपका 2 पाई के, बी नॉट आपका ई नॉट बाई सी आ गया क्योंकि ई नॉट आपको गिवन है। अब एक्सप्रेशन जब बी का निकालेंगे तो बी इज इक्वल टू बी नॉट कॉस के वाई ओमेगा टी। यहाँ पर जो आपका वेव है वो वाई डायरेक्शन में माइनस है और एक्स डायरेक्शन यानी ये आई लगा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड नेचुरल है कि के में हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जो है वो आपका जो बी आ रहा है इसमें वैल्यू पुटअप कर दें के की और ओमेगा की, तो ये एक्सप्रेशन आपका जो है वो बी नॉट का बन जाएगा। तो बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन दी है और मैग्नेटिक फील्ड की निकालना है, बस डायरेक्शन ध्यान रखना कि तीनों आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। तो ओके स्टूडेंट, हमने ईएम वेव्स की आपको बेसिक थ्योरी और ये न्यूमेरिकल करा दिए हैं। इसके बाद ईएम वेव्स की ये जितनी प्रॉपर्टी हैं आप उनको जो है वो तैयार करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।